हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी अध्याय 6 गरुण अश्व और चाय की पत्तियां। अगले दिन रॉन और हरमाइनी हैरी के साथ जब नाश्ते के लिए बड़े हॉल में पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले ड्रैको मैल्फॉय दिखाई दिया। जब वो पास से गुजरे तो मैल्फॉय ने बेहोश होने का मूर्खतापूर्ण नाटक किया, जिस पर ठहाके गूंज उठे। उसकी तरफ ध्यान मत दो, हरमाइनी बोली, जो हैरी के ठीक पीछे चल रही थी। हैरी गरुड़ द्वार की टेबल पर जॉर्ज वीजली के पास बैठ गया। 3rd ईयर का टाइम टेबल। जॉर्ज ने उनकी तरफ टाइम टेबल बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ हैरी? मैल्फॉय, रॉन ने कहा, जो जॉर्ज के दूसरी तरफ बैठकर नाग शक्ति के विद्यार्थियों को गुस्से से घूर रहा था। जॉर्ज ने देखा मैल्फॉय ने एक बार फिर डर के मारे बेहोश होने का नाटक किया। उसने धीरे से कहा, वो घटिया लड़का है। जब दम पिशाच कल रात को हमारे वाले हिस्से में आए थे तो इतना बहादुर नहीं दिख रहा था। भागता हुआ हमारे कंपार्टमेंट में आया था, है ना फ्रेड? पूरा गीला था। फ्रेड ने मैल्फॉय को हिकारत से देखते हुए कहा, मेरे अंदर से भी सारी खुशी चली गई थी। दम पिशाच बहुत भयानक चीज है, जॉर्ज बोला। ऐसा लगता है जैसे खून बर्फ बन गया हो, है ना? फ्रेड ने कहा। तुम बेहोश तो नहीं हुए थे? हैरी ने धीमी आवाज में पूछा। भूल जाओ हैरी, डैडी को एक बार अज़्काबान जाना पड़ा था, याद है ना फ्रेड? उन्होंने लौट कर कहा था, इससे बुरी चीज उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी। वापस आने पर वो बहुत कमजोर हो गए थे और कांप रहे थे। दम पिशाच माहौल से सारी खुशी चूस लेते हैं। अज़्काबान के ज्यादातर कैदी पागल हो जाते हैं। देखते हैं मैल्फॉय हमारे पहले क्विडिच मैच के बाद कितना खुश रहता है, फ्रेड बोला। इस साल का पहला मैच गरुड़ द्वार और नाग शक्ति के बीच है, याद है ना? क्विडिच मैच में हैरी और मैल्फॉय का एक ही बार सामना हुआ था, जिसमें मैल्फॉय का बुरा हाल हुआ था। इस विचार से हैरी थोड़ा खुश हुआ। उसने सॉसेज और फ्राई किए हुए टमाटर लिए। हरमाइनी नया टाइम टेबल देख रही थी। उसने खुश होकर कहा, आह कितना अच्छा है, आज हमारे कुछ नए विषयों की क्लासें शुरू हो रही हैं। हरमाइनी, रॉन ने उसके कंधे के ऊपर से झांकते हुए कहा, उन्होंने तुम्हारा टाइम टेबल गलत बना दिया है। देखो, तुम्हें एक दिन में 10 विषय पढ़ने हैं। मैं संभाल लूंगी, मैंने प्रोफेसर मैगोनिगल से बात कर ली है। लेकिन देखो, आज सुबह का टाइम टेबल देखो। 9 बजे ज्योतिष शास्त्र, उसके नीचे 9 बजे मगलुओं का अध्ययन और उसके नीचे 9 बजे अंकों का जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन। मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ तुम पढ़ने में अच्छी हो, लेकिन एक समय पर 3 क्लास कैसे कर सकती हो? बेवकूफी की बातें मत करो। जाहिर है मैं एक समय पर 3 क्लासों में नहीं रह सकती, हरमाइनी ने उसे झिड़कते हुए कहा। तो फिर मुरब्बा इधर बढ़ा दो, हरमाइनी बोली। ओ रॉन, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने प्रोफेसर मैगोनिगल से बात कर ली है। तभी हैग्रिड बड़े हॉल में आ गया। वो छछूंदर की खाल वाला लंबा ओवरकोट पहने था और बेध्यानी से अपने बड़े से हाथ में एक मरी हुई बिल्ली को लहरा रहा था। सब ठीक है। जब वो स्टाफ टेबल की तरफ जाते समय रास्ते में रुका तो उसने उत्सुकता से पूछा, आज हमारी जिंदगी की पहली क्लास है, हम तुम्हें पढ़ाएंगे लंच के बाद। सुबह 5 बजे से उठकर हम तैयारी कर रहे हैं, हम टीचर बन गए हैं कसम से। वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और अपनी बिल्ली को लहराते हुए स्टाफ टेबल की तरफ बढ़ गया। क्या पता वो किस चीज की तैयारी कर रहा है, रॉन ने तनाव भरी आवाज में कहा। बेहतर होगा हम लोग भी चल दें। देखो, ज्योतिष शास्त्र की क्लास उत्तरी मीनार में लगेगी, वहां पहुंचने में 10 मिनट लग जाएंगे। महल से उत्तरी मीनार तक जाना आसान नहीं था, एक लंबी यात्रा थी। हालांकि उन्हें 2 साल हॉगवर्ट्स में हो चुके थे, लेकिन बावजूद इसके पूरे महल की जानकारी उन्हें नहीं थी। कोई न कोई शॉर्टकट होना चाहिए, रॉन ने हांफते हुए कहा। जब वे 7वीं लंबी सीढ़ी पर चढ़े और एक अपरिचित जगह पहुंच गए, जहां पत्थर की दीवार पर लटकती एक बड़ी तस्वीर के सिवाय कुछ नहीं था। तस्वीर में घास का मैदान दिख रहा था। हरमाइनी दाहिनी तरफ के खाली गलियारे में झांकती हुई बोली, मुझे लगता है रास्ता इधर से होगा। हो ही नहीं सकता, उधर तो दक्षिण दिशा है। देखो, वहां की खिड़की के बाहर झील दिख रही है। हैरी पेंटिंग को देख रहा था। एक मोटा और भूरा टट्टू अभी अभी घास के उस मैदान में प्रकट हुआ और चढ़ने लगा। हैरी को इस बात की आदत पड़ गई थी, हॉगवर्ट्स की तस्वीरों में बने लोग तस्वीरों को छोड़कर इधर उधर आते जाते रहते थे। एक पल बाद जिरह बख्तर पहने एक नाटा गोल मटोल सैनिक अपने टट्टू की तलाश में तस्वीर में घुस आया। आह, वो हैरी, रॉन और हरमाइनी को देखकर चिल्लाया, ये दुष्ट लोग कौन हैं जिन्होंने मेरी निजी जागीर में घुसने की हिम्मत की है? उन्होंने हैरानी से देखा। नाटे सैनिक ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और इसके बाद वो उसे जोर जोर से हवा में घुमाने लगा। एक जोरदार झटके से उसका संतुलन बिगड़ गया। वो मुंह के बल घास पर जा गिरा। तुम ठीक तो हो? हैरी ने तस्वीर के पास खिसकते हुए कहा। घटिया और घमंडी आदमी, पीछे हटो, पीछे हटो। सैनिक ने अपनी तलवार दोबारा पकड़ी, खींचने की कोशिश की। सुनिए,
हैरी ने सैनिक की थकान का फायदा उठाते हुए कहा, हम उत्तरी मीनार की तलाश में भटक रहे हैं। क्या आप वहां तक पहुंचने का रास्ता जानते हैं? खोज उछलकर खड़ा हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आओ हम अपने लक्ष्य को पालेंगे, नहीं तो इस कोशिश में बहादुरी में जान दे देंगे। श्रेष्ठ पुरुषों और कुलीन महिला, हम पैदल ही अपने अभियान पर चलते हैं। चलिए चलिए। इसके बाद वो भागते हुए बाईं तरफ की तस्वीर में पहुंचा और ओझल हो गया। वो तीनों उसके जिरह बख्तर की आवाज़ का पीछा करते हुए गलियारे में भागने लगे। बीच बीच में वो उन्हें किसी आगे वाली तस्वीर में भागता हुआ दिख जाता। हिम्मत रखो, अभी सबसे बुरी विपत्ति का आना बाकी है। उन्होंने देखा कि वो एक संकरी घुमावदार सीढ़ी की दीवार पर टंगी तस्वीर के बीच प्रकट हो गया। हैरी, रॉन और हरमाइनी जोर से हाँफते हुए घुमावदार सीढ़ी पर चढ़ने लगे। उनका सिर घूम रहा था। आखिरकार तभी उन्हें ऊपर से आती लोगों की बोलने की आवाजें आने लगी। वो समझ गए कि वो उत्तरी मीनार वाले क्लासरूम में पहुंच गए हैं। अलविदा, सैनिक चिल्लाया। उसने अपना सिर बुरे दिखने वाले सन्यासियों की तस्वीर में घुसा दिया। अगर आपको कभी किसी महान और साहसी व्यक्ति की जरूरत हो तो सर कैडोगन को याद कर लेना। हाँ, हम याद कर लेंगे, रॉन बुदबुदाया और सैनिक के गायब होने के बाद उसमें यह भी जोड़ दिया, अगर हमें किसी पागल की जरूरत होगी तो। वे लोग आखिरी कुछ सीढ़ियां चढ़े और एक छोटी जगह पर पहुंचे जहां क्लास के ज्यादातर विद्यार्थी पहले ही आ चुके थे। सामने एक भी दरवाजा नहीं था। सिबिल ट्रिलॉनी, ज्योतिष शास्त्र अध्यापिका। हैरी ने उस पट्टी पर लिखे शब्द को पढ़ा, पर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? ऐसा लगा जैसे किसी ने सवाल सुन लिया हो, क्योंकि अचानक उसी समय छत का दरवाजा खुल गया। उसमें से एक सफेद सीढ़ी नीचे की तरफ हैरी के पैरों के पास आ गई। हर विद्यार्थी खामोश हो गया। पहले आप, रॉन ने हंसते हुए कहा। इसलिए हैरी सबसे पहले सीढ़ी पर चढ़ गया। वो ऐसे क्लासरूम में पहुंचा, दरअसल जो क्लासरूम जैसा दिखता नहीं था। जैसे अटारी हो पुराने ज़माने की चाय की दुकान का मिला जुला रूप हो। इसमें कम से कम 20 छोटी गोल टेबलें ठसाठस भरी थी, जिसके चारों तरफ कुर्सियां और मोटे कुशन थे। अनगिनत सफ़ेद भाग्य दर्पण और चाय के बहुत सारे कप रखे थे। हैरी के पीछे रॉन आ गया। कुछ ही समय बाद पूरी क्लास उनके आसपास इकट्ठी हो गई। सब फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। टीचर कहाँ हैं? रॉन ने कहा। अचानक छाया में से एक धीमी धुंध भरी आवाज़ आई। स्वागत है, आखिर तुम्हें इस दुनिया को देखना बहुत अच्छा लगा। हैरी को पहली नज़र में लगा जैसे कोई बड़ा चमकदार कीड़ा आ गया है। प्रोफेसर ट्रिलॉनी जब आग की रोशनी में आईं तो उन लोगों ने देखा वो बहुत दुबली पतली थीं। बड़े चश्मे के कारण उनकी आंखें कई गुना बड़ी दिखती थीं। उनके हाथों में कड़े और अंगूठियां थीं। बैठ जाओ मेरे बच्चों, बैठ जाओ। ये सुनते ही सभी विद्यार्थी कुर्सियों पर बैठ गए या मोटे कुशनों में धंस गए। ज्योतिष शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है, प्रोफेसर ट्रिलॉनी ने कहा, जो आग के सामने वाली पंख लगी कुर्सी पर बैठ गई। मेरा नाम प्रोफेसर ट्रिलॉनी है। हो सकता है तुम लोगों ने मुझे पहले कभी न देखा हो। मुझे लगता है स्कूल की भागम भाग में ज़्यादा बार पढ़ने से मेरे मन की आंख धुंधली हो जाती है। तुम लोगों ने पढ़ने के लिए ज्योतिष शास्त्र चुना है, जो जादुई कलाओं में सबसे मुश्किल कला है। मुझे तुम्हें शुरू में ये चेतावनी दे देनी चाहिए कि अगर तुम्हारे अंदर भविष्य देखने की शक्ति नहीं है तो मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ सिखा नहीं पाऊंगी। पुस्तकें इस मामले में ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगी। इन शब्दों पर हैरी और रॉन दोनों ने ही हरमाइनी की तरफ देखकर मुस्कुराया, जो ये सुनकर हैरान थी कि पुस्तकें इस विषय में ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें विद्यार्थियों के घबराए चेहरों पर घूमती रहीं। ये एक ऐसी प्रतिभा है जो कम लोगों को मिलती है। तुम सुनो लड़के, उन्होंने अचानक नेविल से कहा, क्या तुम्हारी दादी ठीक हैं? नेविल ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे लगता है ठीक ही होंगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये बात यकीन से नहीं कहती, प्रोफेसर ट्रिलॉनी बोली। आग की रोशनी में उनके लंबे ईयररिंग चमक रहे थे जिसमें पन्ने लगे थे। नेविल ने थूक बुचका। प्रोफेसर ट्रिलॉनी ने शांत स्वर में आगे कहा, हम इस साल ज्योतिष शास्त्र की मूलभूत पद्धतियां पढ़ेंगे। पहले सत्र में हम चाय की पत्तियों से भविष्य पढ़ना सीखेंगे। अगले सत्र में हम हस्तरेखाओं का अध्ययन करेंगे। तुम सुनो लड़की, उन्होंने अचानक पार्वती पाटिल से कहा, लाल बाल वाले आदमी से सावधान रहना। पार्वती ने अपने ठीक पीछे बैठे हुए रॉन को दहशत से देखा और कुर्सी दूर खिसका ली। सुनो, उन्होंने लेवेंडर ब्राउन से कहा, जो सबसे पास बैठी थी।
उनकी बात सुनते ही वो घबराकर अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गई। क्या तुम चाय का सबसे बड़ा पॉट उठाकर ला सकती हो? लेवेंडर राहत की सांस लेते हुए खड़ी हुई और शेल्फ से एक बड़ा टी पॉट उठाकर प्रोफेसर ट्रिलोनी के सामने टेबल पर रख दिया। धन्यवाद लड़की, वैसे तुम्हें जिस घटना का डर था वो शुक्रवार 16 अक्टूबर को होगी। लेवेंडर की कपकपी छूट गई। अब मैं चाहती हूँ तुम लोग जोड़ियाँ बना लो। शेल्फ से चाय का एक कप उठाकर मेरे पास आओ, मैं इसे भर दूंगी। फिर बैठकर चाय पियो। तब तक पीना जब तक सिर्फ चाय की पत्तियाँ ना बची रहें। फिर बाएं हाथ से इन्हें कप में 3 बार घुमाना, फिर कप को उसकी तश्तरी पर उल्टा रखना। इसके बाद तब तक इंतज़ार करना जब तक कि चाय की आखिरी बूंद ना बह जाए। ये सब कर लो तो फिर अपना कप अपने पार्टनर को पढ़ने के लिए देना। तुम लोग भविष्य का खुलासा के पृष्ठ 5 और 6 का प्रयोग करके आकृतियों का विश्लेषण करो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए तुम्हारे बीच रहूंगी। और तुम, उन्होंने नेविल की बांह पकड़ते हुए कहा, जो उठने की कोशिश कर रहा था, जब तुम अपना पहला कप तोड़ दो तो मेहरबानी करके नीला कप उठाना। मुझे गुलाबी कप थोड़े ज़्यादा पसंद हैं। और ऐसा ही हुआ। नेविल अभी चाय के कपों के शेल्फ तक पहुंचा था कि कप टूटने की आवाज़ आई। प्रोफेसर ट्रिलोनी एक झाड़ू और कचरे की टोकरी लेकर पहुंच गई और बोली, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो नीला कप उठाना लड़के। धन्यवाद। जब हैरी और रॉन के चाय के कप भर गए तो वो वापस अपनी टेबल पर पहुंचे। उन्होंने गर्म चाय को पीने की कोशिश की। उन्होंने चाय की बची हुई पत्तियों को प्रोफेसर ट्रिलोनी के बताए तरीके से हिलाया, फिर कप की आखिरी बूंद को गिरा दिया और अंत में उन्होंने अपने कप बदल लिए। ठीक है, रॉन बोला जब उन दोनों ने अपनी पुस्तकों के 5 और 6 नंबर के पेज खोल दिए। तुम्हें मेरे कप में क्या दिखता है? गीला भूरा मसाला। कमरे में भरे बदबूदार धुएं के कारण उनका दिमाग घूम रहा था। प्रोफेसर ट्रिलोनी चिल्लाई, अपने दिमाग का दायरा बढ़ाओ मेरे बच्चों, और अपनी आंखों से इस दुनिया के पार देखने की कोशिश करो। हैरी ने खुद को संभालने की कोशिश की। ठीक है, तुम्हारे कप में मुझे क्रॉस जैसी चीज़ दिख रही है। इसका मतलब है तुम्हें मुश्किल और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में अफसोस है, लेकिन एक ऐसी चीज़ दिख रही है जो शायद सूरज हो सकता है। इसका मतलब है बहुत खुशी। तुम कष्ट में रहोगे लेकिन खुश रहोगे। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने मन की आंख की जांच करवानी चाहिए, रॉन बोला। उन दोनों को अपनी हंसी रोकनी पड़ी क्योंकि प्रोफेसर ट्रिलोनी उनकी तरफ देख रही थी। अब मेरी बारी है। रॉन ने हैरी के चाय के कप में झांका। इस कोशिश में उसके माथे पर बल पड़ गए। वो बोला, गोल हैट जैसा कुछ दिख रहा है, शायद तुम जादू मंत्रालय में काम करोगे। उसने चाय के कप को दूसरी तरफ से देखा, लेकिन इस तरफ से ये जैतून के फल जैसा दिख रहा था। इसका क्या मतलब है? उसने भविष्य का खुलासा किताब में देखा। अप्रत्याशित धन। बहुत बढ़िया, मुझे कुछ पैसे उधार दे देना। और यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है। उसने कप को फिर मोड़ा, जो किसी जानवर जैसी थी। ये तो दरियाई घोड़े की तरह दिखता है, नहीं भेड़ की तरह। ये जवाब सुनकर हैरी की हंसी फूट गई तो प्रोफेसर ट्रिलोनी ने मुड़कर देखा। मुझे देखने दो बच्चे, उन्होंने रॉन को झिड़कते हुए कहा। उसके हाथ से हैरी का कप छीन लिया। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने चाय के कप को घूरा। बाज, मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई घातक दुश्मन है, लेकिन ये बात तो सब जानते हैं, हरमाइनी ने जोर से फुसफुसाते हुए कहा। हैरी, और तुम जानते हो कौन के बारे में सब जानते हैं? हरमाइनी बोली। हैरी और रॉन ने उसे आश्चर्य और प्रशंसा के मिले जुले भाव से देखा। उन्होंने पहले कभी हरमाइनी को किसी टीचर से ऐसे बोलते नहीं सुना था। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुदगर यानी हमला। उन्होंने एक बार फिर अपनी बड़ी आंखें हैरी के कप की तरफ की और लगातार घुमाती रही। मुदगर यानी हमला। ओह ओह, इस कप की भविष्यवाणी सुखद नहीं है। मुझे ये गोल हैट लगा था, रॉन ने झिझकते हुए कहा। तुम्हारे रास्ते में खतरा है बच्चे। हरमाइनी को छोड़कर बाकी सब विद्यार्थी मंत्रमुग्ध प्रोफेसर ट्रिलोनी को देख रहे थे। उन्होंने कप को आखिरी बार घुमाया, आह भरी और फिर चीख निकल गई। एक और कप टूटने की आवाज़ आई। नेविल ने अपना दूसरा कप भी तोड़ दिया था। प्रोफेसर ट्रिलोनी एक खाली कुर्सी पर धसक कर बैठ गईं। उनका हाथ उनके दिल पर था और आंखें बंद थी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, नहीं, चुप रहना ही ज़्यादा अच्छा है, मुझसे कुछ मत पूछना। प्रोफेसर ट्रिलोनी की बड़ी आंखें नाटकीय रूप से खुल गईं। तुम्हारे कप में ग्रिम है। क्या है? हैरी ने पूछा। वो
मतलब नहीं समझा। उसे साफ दिख रहा था कि कई और लोग भी उसका मतलब नहीं समझे थे। डीन थॉमस ने उसकी तरफ देखकर कंधे उचकाए और लेवेंडर ब्राउन ने उलझन दिखाई, लेकिन बाकी सब ने दहशत से अपने मुंह पर हाथ रख लिए। ग्रिम, मेरे बच्चे, ग्रिम, प्रोफेसर ट्रेलॉनी चीखीं, जो इस बात पर हैरान थी कि हैरी मतलब नहीं जानता था। ये एक अपशगुन है, सबसे बुरा अपशगुन, मौत का अपशगुन। हैरी के पेट में उथल पुथल होने लगी। मैग्नोलिया क्रेसेंट के अंधेरे में दिखने वाला कुत्ता, फ्लोरिशन ब्लॉट्स में मौत के अपशगुन किताब के कवर पर वाला कुत्ता। अब लेवेंडर ब्राउन ने भी मुंह पर हाथ रख लिया। सब हैरी की तरफ देख रहे थे, हरमाइनी को छोड़कर। हरमाइनी उठी, प्रोफेसर ट्रेलॉनी की कुर्सी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। सपाट अंदाज में कहा, मुझे नहीं लगता ये ग्रिम जैसा दिखता है। माफ करना बच्ची, लेकिन तुम में भविष्य देखने वाला आभा मंडल नहीं है। सीमस फिनिगन अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाने लगा। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ऐसा करने पर यह ग्रिम जैसा दिखता है, फिर बाईं तरफ झुकते हुए गधे की तरह। आप लोग ये फैसला कब करेंगे कि मैं मरने वाला हूँ या नहीं? हैरी ने कहा, और अपने शब्द सुनकर वो खुद भी हैरान रह गया। मुझे लगता है आज की पढ़ाई यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। हाँ, अपना सामान सही जगह पर रख दो। चुपचाप पूरी क्लास ने अपने चाय के कप प्रोफेसर ट्रेलॉनी की अलमारी पर रख दिए, अपनी पुस्तकें अपने बैग में रखी, बैग बंद किए। यहाँ तक कि रॉन ने भी हैरी से नजरें नहीं मिलाई। हैरी, रॉन और हरमाइनी प्रोफेसर ट्रेलॉनी की सीढ़ी से नीचे उतरकर प्रोफेसर मैगोनिकल के रूप परिवर्तन की कक्षा की तरफ गए। हैरी ने बैठने के लिए क्लास में सबसे पीछे वाली सीट चुनी। उसे लगा कि वो बहुत ही चमकदार स्पॉटलाइट में बैठा है। पूरी क्लास उसकी तरफ चोरी चोरी देख रही थी, जैसे वो किसी भी पल मर सकता है। उसने बिल्कुल नहीं सुना कि प्रोफेसर मैगोनिकल नर पशुओं के बारे में क्या समझा रही थी। उसने ये भी नहीं देखा कि प्रोफेसर मैगोनिकल उनकी आंखों के सामने रूप बदलकर धारीदार बिल्ली में बन गई, जिसकी आंखों के चारों तरफ चश्मे के निशान थे। तुम लोगों को आज क्या हो गया है? प्रोफेसर मैगोनिकल ने दोबारा अपने असली रूप में आते हुए उन सबको घूरा। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पहली बार हुआ जब मेरे रूप बदलकर बिल्ली बनने पर क्लास के बच्चों ने तालियां नहीं बजाईं। सबका सिर हैरी की तरफ घूम गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। फिर हरमाइनी ने अपना हाथ उठाया। प्रोफेसर, हम सब अभी ज्योतिष शास्त्र की क्लास से आ रहे हैं। हम आज चाय की पत्तियों से भविष्य पढ़ रहे थे। अच्छा, इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मिस ग्रेंजर, मुझे बताओ इस साल कौन मरने वाला है? हर विद्यार्थी उन्हें घूरने लगा। मैं, हैरी ने आखिरकार कहा। अच्छा, तो तुम्हें यह जान लेना चाहिए पॉटर कि सिबिल ट्रेलॉनी जब से इस स्कूल में आई है, तब से वो हर साल एक विद्यार्थी के मरने की भविष्यवाणी कर रही है। अब तक कोई नहीं मरा। हर नई क्लास का स्वागत करते समय मौत का अपशगुन देखना उसका प्रिय शौक है। मैं अपने सहकर्मियों की बुराई नहीं करती, वरना उनके नथुने सफेद हो गए। फिर उन्होंने अधिक शांति से आगे कहा, ज्योतिष शास्त्र जादू की सबसे कम सटीक शाखाओं में एक है। मैं तुम लोगों से ये बात नहीं छिपाऊंगी कि मुझसे ज्योतिष विद्या का ज्यादा प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं होता। सच्चे ज्योतिषी बहुत कम होते हैं। और प्रोफेसर ट्रेलॉनी, फिर वो ठहरी और इसके बाद सामान्य लहजे में बोली, तुम अच्छी हालत में दिख रहे हो पॉटर, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें होमवर्क में कोई छूट नहीं दूंगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि अगर तुम मर जाओगे, तुम्हें होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरमाइनी हंसी। हैरी को थोड़ा अच्छा लगा। प्रोफेसर ट्रेलॉनी की क्लासरूम की धीमी लाल रोशनी और दिमाग चकराती बदबू से दूर चाय की पत्तियों से घबराना बेवकूफ़ी लग रहा था। रूप परिवर्तन की कक्षा खत्म होने के बाद लंच के लिए वो बड़े हॉल की तरफ जाने वाली भीड़ में शामिल हो गए। रॉन, खुश हो जाओ, हरमाइनी बोली और उसकी तरफ मीट वाली कड़ाही सरका दी। तुमने सुना ना प्रोफेसर मैगोनिकल ने क्या कहा है? रॉन ने अपनी प्लेट में मीट रखा, अपना कांटा उठाया, लेकिन उसने खाना शुरू नहीं किया। हैरी, तुम्हें कहीं कोई बड़ा काला कुत्ता तो नहीं दिखा है? वो धीमी और गंभीर आवाज में बोला। हाँ, दिखा है। उस रात को जब मैं डर्सले दंपत्ति के घर से भागा था, हैरी बोला। रॉन के हाथ से कांटा खन्ने से गिर गया। शायद कोई आवारा कुत्ता होगा, हरमाइनी ने शांति से कहा। रॉन ने हरमाइनी की तरफ ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गई हो। फिर वो बोला, हरमाइनी, अगर हैरी ने ग्रिम देखा है तो ये बहुत बुरा है। ये संयोग भी तो हो सकता है। हरमाइनी ने कद्दू का जूस डालते हुए कहा। तुम जानती नहीं हो तुम किस बारे में बोल रही हो। रॉन को गुस्सा आने लगा था। ग्रिम से ज्यादातर जादूगर इतना डर जाते हैं कि उनकी जान निकल जाती है। तुमने सही कहा, वो ग्रिम को देखते हैं और दहशत से मर जाते हैं। ग्रिम अपशकुन नहीं है, बल्कि मौत का कारण है। और हैरी इसीलिए अभी तक हमारे साथ है, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है कि ग्रिम को देखकर दहशत में आ जाए। अच्छा,
अगर अब तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं थोड़ा पढ़ लूं? रॉन ने अवाक होकर हरमाइनी को देखा। हरमाइनी ने अपना बैग निकाला, उसमें से अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन की किताब निकाली और उसे जूस के जग से टिका लिया। मुझे ज्योतिष शास्त्र थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। इसमें कोई शक नहीं है उस कप में ग्रिम था, रॉन ने गर्मी से कहा। जब तुम हैरी से कह रहे थे कि ये भेड़ है तो तुम्हें विश्वास नहीं था? हरमाइनी ठंडेपन से बोली। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने कहा था कि तुम में भविष्य को देखने वाला आभामंडल नहीं है। तुम किसी विषय में डिब्बा रहो, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसने दुखती रग पर हाथ रख दिया। हरमाइनी ने अंकों की जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन किताब को टेबल पर इतनी जोर से पटका कि गोश्त और गाजर के टुकड़े उड़कर बिखर गए। अगर ज्योतिष शास्त्र में निपुण होने का मतलब यह है कि मुझे चाय की पत्तियों में मौत के अपशगुन को देखने का नाटक करना होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक ये विषय पढ़ूंगी। अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन की क्लास की तुलना में तो ज्योतिष शास्त्र की क्लास बकवास थी। उसने झपट कर अपना बैग उठाया और चल दी। रॉन उसे पीछे से घूरता रहा। उसने हैरी से कहा, वो क्या बोलकर गई है? अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन? उस क्लास में तो वो अभी गई ही नहीं है। लंच के बाद महल के बाहर निकलकर हैरी खुश हुआ। कल की बारिश बंद हो चुकी थी। ऐसे माहौल में वे जादुई प्राणियों की देखभाल की पहली क्लास के लिए चल दिए। रॉन और हरमाइनी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। हैरी भी बिना कुछ बोले उनके साथ चल रहा था। वो अंधेरे जंगल के किनारे पर बनी हैग्रिड की झोपड़ी के पास वाली हरियाली की ढलान में उतरे। तभी उसे अपने सामने 3 जानी पहचानी पीठ दिखी। उसे पता चल गया कि इस क्लास में उन्हें नाग शक्ति के विद्यार्थियों के साथ पढ़ना होगा। हैग्रिड अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर विद्यार्थियों का इंतजार कर रहा था। हैग्रिड पढ़ाने के लिए उतावला दिख रहा था। विद्यार्थियों के पास आने पर हैग्रिड बोला, चलो आगे बढ़ो, तुम लोगों के लिए आज बहुत मजेदार सबक है। बहुत बढ़िया, सब लोग आ गए? तो ठीक है, हमारे पीछे आओ। सब लोग फैंस के चारों तरफ खड़े हो जाओ। ठीक से देखना, सबसे पहले अपनी किताब खोलो। कैसे? ड्रेको मैल्फॉय की ठंडी धीमी आवाज आई। क्या? हैग्रिड बोला। हम अपनी किताब कैसे खोलें? मैल्फॉय ने पूछा और उसने भयानक जानवरों की भयानक किताब बाहर निकाली जिसे उसने रस्सी से बांध रखा था। कुछ ने हैरी की तरह अपनी किताबें बेल्ट से बांध रखी थी, बाकी ने उन्हें या तो टाइट बैग के अंदर रखा था या बड़ी क्लिप से बंद कर रखा था। क्या कोई भी अपनी किताबें नहीं खोल पाया? हैग्रिड ने निराश दिखते हुए कहा। पूरी क्लास ने सिर हिलाया। तुम्हें उन्हें पुचकारना चाहिए जैसे ये दुनिया की सबसे स्पष्ट चीज हो। उसने हरमाइनी की किताब ली, उस पर लगे सेलो टेप को हटाया। किताब ने काटने की कोशिश की लेकिन हैग्रिड ने उसकी पीठ पर उंगली फिराई। किताब कांपी और फिर स्थिर होकर उसके हाथ में पड़ी रही। अरे हम लोग कितने मूर्ख थे, मैल्फॉय ने हंसी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। हमने सोचा कि वे मजेदार हैं, हैग्रिड ने हरमाइनी से कहा। ओह बहुत मजेदार। जो किताब हमारे हाथ को काटने की कोशिश करे वो मजेदार तो होती ही है। चुप रहो मैल्फॉय, हैरी ने धीमे से कहा। हैग्रिड निराश दिख रहा था। हैरी चाहता था कि हैग्रिड की पहली क्लास सफल हो। तो फिर ठीक है, तुम लोगों ने किताबें निकाल ली हैं और अब तुम्हें जादुई प्राणियों की जरूरत है। हम जाकर उन्हें ले आते हैं। वो जंगल में जाकर ओझल हो गया। मैल्फॉय ने जोर से कहा, हे भगवान, ये स्कूल तो बर्बाद हो रहा है। मैं अपने डैडी को बताऊंगा तो उन्हें दौरा पड़ जाएगा। चुप रहो मैल्फॉय, हैरी ने एक बार फिर कहा। बचना पॉटर, तुम्हारे पीछे दम पिशाच है। ओह! लेवेंडर ब्राउन बाड़े की दूसरी तरफ इशारा करते हुए चीखी। 1 दर्जन प्राणी उनकी तरफ आ रहे थे। हैरी ने इतने अद्भुत प्राणी नहीं देखे थे। उनके शरीर, पिछले पैरों और पूंछें घोड़े जैसे थीं, लेकिन उनके अगले पैर, पंख और सिर बाज जैसे विशाल थे। उनकी नुकीली चोंच धारदार चाकू की तरह थी और उनकी बड़ी बड़ी आंखें चमकदार और नारंगी। उनके अगले पैर के पंजे आधा फुट लंबे थे और घातक थे। उन सब के गले में एक एक मोटा पट्टा था जो एक बड़ी जंजीर से बंधा था। हैग्रिड ने उन सब की जंजीरों को अपने विशाल हाथों में पकड़ रखा था। वहां चलो, उसने जंजीरों को हिलाते हुए जानवरों को उस फेंस की तरफ बढ़ाया जहां विद्यार्थी खड़े थे। गरुण अश्व, हैग्रिड ने खुशी से उनकी तरफ हाथ हिलाया। सुंदर हैं, है ना? हैरी हैग्रिड की इस बात का मतलब समझ गया।
आधे घोड़े आधे बाज के रूप वाले इस जानवर को पहले पहल देखने का सदमा खत्म होने के बाद गरुण अश्व सुंदर दिखने लगा। उसकी चमकती चमड़ी और पंख से लेकर हर चीज सुंदर थी। सभी गरुण अश्व अलग अलग रंग के थे, भूरे, कांस्य वर्ण, गुलाबी, लाल और स्याह काले। हैग्रिड ने अपने हाथ मलकर मुस्कुराते हुए पूछा, इनके पास कौन जाना चाहता है? ऐसा लगा जैसे कोई भी ये काम नहीं करना चाहता था। बहरहाल हैरी, रॉन और हरमाइनी सावधानी पूर्वक फेंस के पास गए। अब गरुण अश्व के बारे में तुम लोगों को सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, वो ये कि वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं। गरुण अश्व जल्दी बुरा मान जाता है। किसी भी गरुण अश्व का अपमान मत करना, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती हो सकती है। मेलफॉय, क्रैब और ग्वाइल हैग्रिड की बातें नहीं सुन रहे थे। वो बातचीत करने में मशगूल थे। हैरी को लगा कि शायद इस बात की योजना बना रहे हैं कि क्लास का माहौल कैसे बिगाड़ा जाए। हमेशा गरुण अश्व की पहल का इंतजार करो, हैग्रिड ने आगे कहा। यह विनम्रता है। उसके पास जाकर सिर झुकाओ और इंतजार करो। यदि वो अपना सिर झुका दे तो मतलब उसने तुम्हें खुद को छूने की अनुमति दे दी है। ना झुकाए तो पीछे हट जाओ, क्योंकि उसके पंजों से चोट पहुंच सकती है। ठीक है, पहले कौन जाना चाहता है? ये सुनकर क्लास के ज्यादातर विद्यार्थी पीछे हट गए। यहाँ तक कि हैरी, रॉन और हरमाइनी के मन में भी शंका थी। गरुण अश्व अपने खूंखार सिर हिला रहे थे और शक्तिशाली पंख लहरा रहे थे। उन्हें जंजीरों का बंधन अच्छा नहीं लग रहा था। कोई नहीं, हैग्रिड ने आग्रह भरी नजरों से देखते हुए कहा। हैरी तत्काल बोला, मैं ये काम करूंगा। उसे पीछे से तेजी से सांस खींचने की आवाज आई। लेवेंडर और पार्वती फुसफुसाकर बोली, नहीं हैरी, अपनी चाय की पत्तियां याद करो। हैरी ने नजरअंदाज कर दिया, बाड़े की फैंस को पार कर गया। शाबाश हैरी, तो फिर ठीक है, हम देखते हैं कि बकबीक के साथ तुम्हारी कैसी पटरी जमती है। उसने जंजीर खोल दी, भूरे गरुण अश्व को बाकियों से अलग किया, चमड़े का पट्टा उतार दिया। बाड़े के दूसरे हिस्से में खड़े विद्यार्थी सांस रोककर खड़े रहे। मेलफॉय की आंखें दुर्भावना से सिकुड़ गईं। हैग्रिड ने शांति से कहा, आराम से हैरी, उसे नजरें मिलाओ और कोशिश करो कि पलकें कम से कम झपकें। ज्यादा पलकें झपकाने से गरुण अश्व तुम पर भरोसा नहीं करेगा। हैरी ने बकबीक से नजरें मिलाई। उसकी आंखों में तत्काल आंसू आने लगे, पर उसने पलकें नहीं झपकाई। बकबीक ने अपना बड़ा सिर घुमाया और खूंखार नारंगी आंखों से हैरी को घूरा। ये हुई ना बात, हैरी, अब अपना सिर झुकाओ। हैरी बकबीक के सामने अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा खुला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने वैसा ही किया जैसा हैग्रिड ने कहा था। उसने थोड़ा सिर झुकाया और फिर ऊपर देखा। गरुण अश्व भी बिना हिले घमंड से हैरी की तरफ देख रहा था। आह, ठीक है, पीछे हट जाओ हैरी, आराम से। लेकिन हैरी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गरुण अश्व अचानक अपने पपड़ीदार घुटनों के बल बैठ गया और ये समझने में गलती नहीं हो सकती थी कि वो झुक गया है। शाबाश हैरी, ठीक है, अब तुम उसे छू सकते हो। चलो उसकी चोंच को छू लो। हैरी को लगा इससे ज्यादा अच्छा पुरस्कार यह होता कि उसे पीछे हटने को कहा जाता। बहरहाल वो गरुण अश्व की तरफ धीमे धीमे बढ़ा और उस पर अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने कई बार उसकी चोंच थपथपाई। गरुण अश्व ने आंखें आलस में बंद कर ली, जैसे उसे मजा आ रहा हो। क्लास के विद्यार्थियों ने तालियां बजाई, सिर्फ मेलफॉय, क्रैब और ग्वाइल ने नहीं बजाई, जो बहुत निराश दिख रहे थे। तो फिर ठीक है हैरी, अब हमें लगता है तुम्हें ये सवारी करने देगा, हैग्रिड ने कहा। हैरी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। उसे झाड़ू पर उड़ने की आदत थी, लेकिन उसे यकीन था कि गरुण अश्व की उड़ान वैसी नहीं होगी। तुम उसकी पीठ पर बैठ जाओ, पंख वाले जोड़ के ठीक पीछे, और ध्यान रहे उसका कोई पंख मत खींचना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हैरी ने बकबीक के पंख के ऊपर अपना पैर रखा और उसकी पीठ पर चढ़ गया। बकबीक खड़ा हो गया। हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पकड़े, क्योंकि उसके सामने की हर चीज पंखों से ढकी थी। चलो आगे बढ़ो। हैग्रिड ने गरुण अश्व पर धौल जमाई। बिना किसी चेतावनी के 12 फुट के पंख हैरी के दोनों तरफ फड़फड़ाने लगे। आसमान में उड़ने के पहले उसे इतना समय मिला कि वो गरुण अश्व की गर्दन पकड़ ले। ये उड़ान झाड़ू जैसी नहीं थी। गरुण अश्व के पंख दोनों तरफ फड़फड़ा रहे थे। उसे इसमें जरा मजा नहीं आ रहा था। जब पंख हैरी के पैर पर पड़ते तो उसे लगता वो नीचे गिरने वाला है। चमकदार गरुण अश्व पर से उसकी उंगलियां फिसल रही थीं। वो ज्यादा मजबूत पकड़ बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गरुण अश्व ने बाड़े का चक्कर लगाया और फिर जमीन पर उतरने लगा। गरुण अश्व की चिकनी गर्दन नीचे हुई तो वो पीछे झुक गया। उसे लगा वो चोंच पर से होता हुआ नीचे गिर जाएगा। फिर गरुण अश्व के चारों पैर जमीन से टकराए।
हैरी को जोरदार झटका लगा। वो किसी तरह सीधे बैठे रहने में कामयाब हुआ और दोबारा सीधा हो गया। बहुत बढ़िया हैरी, हैग्रिड गरजा जब मेलफॉय, क्रैब और गोयल के अलावा सबने तालियां बजाई। ठीक है, और कौन करना चाहता है? हैरी की सफलता के बाद बाकी विद्यार्थियों में हिम्मत आ गई। वे बाड़े में जाने लगे। हैग्रिड एक के बाद एक गरुड़ों की जंजीर खोलता रहा। जल्दी ही पूरे बाड़े में विद्यार्थी घबराकर सिर झुका रहे थे। नेविल बार बार गरुड़ अश्व से दूर भागता रहा। रॉन और हरमाइनी ने हैरी की आंखों के सामने एक लाल गरुड़ अश्व पर प्रैक्टिस की। मेलफॉय, क्रैब और गोयल ने बकबीक को चुना। उसने मेलफॉय के सामने सिर झुका दिया था। मेलफॉय उसकी चोंच थपथपा रहा था और उसे हिकारत से देख रहा था। मेलफॉय ने हैरी को सुनाने के लिए जोर से कहा, यह बहुत आसान काम है। मैं जानता था कि अगर पॉटर कर सकता है तो आसान होगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुम बिल्कुल खतरनाक नहीं हो। तुम तो एक बदसूरत और गंदे जानवर हो। ये एक पल में हो गया। गरुड़ अश्व के फौलाद की तरह मजबूत पंजे मेलफॉय के हाथ पर पड़े और मेलफॉय चीखने लगा। अगले ही पल हैग्रिड ने बकबीक के गले में पट्टा डाल दिया। बकबीक अब भी मेलफॉय तक पहुंचने के लिए जोर लगा रहा था। पूरी क्लास दहशत में आ गई। मेलफॉय चिल्लाया, मैं मर रहा हूं, मेरी तरफ देखो, इसने मुझे मार डाला। तुम मर नहीं रहे हो, कोई हमारी मदद करो, उसे यहां से बाहर ले जाना है, हैग्रिड ने कहा। उसका चेहरा सफेद हो गया था। जब हैग्रिड ने मेलफॉय को आसानी से उठा लिया तो हरमाइनी ने भागकर बाड़े का दरवाजा खोला। मेलफॉय की बांह पर एक लंबा गहरा घाव था जिससे खून टपक रहा था। जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास के बच्चे सहमे हुए चल रहे थे। नाग शक्ति के विद्यार्थी हैग्रिड को बुरा भला कह रहे थे। पेंसी पार्किंसन ने रोते हुए कहा, उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये मेलफॉय की गलती थी, डीन थॉमस ने गुस्से में कहा। क्रेब और गोयल ने अपनी मांसपेशियां चेतावनी के अंदाज में हिलाईं। मैं देख कर आती हूँ, सब ठीक तो है, ये कहते हुए पेंसी संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ गई। हैरी, रॉन और हरमाइनी गरुड़ द्वार के हॉल में जाने के लिए ऊपरी मंजिल चढ़ने लगे। तुम्हें क्या लगता है मेलफॉय बिल्कुल ठीक हो जाएगा? हरमाइनी ने चिंता से पूछा। बिल्कुल हो जाएगा, मैडम पॉम्फ्री 1 सेकंड में घाव ठीक कर देती हैं। जिसकी इससे भी बुरी चोट थी उन्होंने जादू से ठीक किया है। हैग्रिड की पहली क्लास में इस तरह की घटना सचमुच बुरी बात है। मेलफॉय ने उसका खेल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं रखी थी। डिनर के वक्त वो बड़े हाल में पहुंचे। उन्हें हैग्रिड के दिखने की आशा थी, लेकिन वो नहीं था। वो उसे निकालेंगे तो नहीं। वो अपने सामने रखी डिश को छू भी नहीं रही थी। बेहतर होगा कि वो ऐसा ना करें, रॉन बोला। वो कुछ भी खा नहीं रहा था। हैरी ने नाग शक्ति की टेबल की तरफ देखा। क्रैब और गोयल सहित विद्यार्थी सटकर गहरी चर्चा में डूबे थे। हैरी को यकीन था वो मनगढ़ंत कहानी बना रहे होंगे कि मेलफॉय को चोट कैसे लगी। वे डिनर के बाद गरुड़ द्वार की भीड़ भरे हॉल में गए। प्रोफेसर मैगोनिकल का दिया होमवर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका ध्यान बार बार भटकता रहा। वो खिड़की से बाहर देख रहे थे। हैग्रिड की खिड़की में रोशनी, हैरी अचानक बोला। रॉन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। अगर हम जल्दी करें तो उससे मिल सकते हैं, अभी बहुत देर नहीं हुई है। उन्होंने अपना होमवर्क एक तरफ रखा, मोटी औरत की तस्वीर से होकर बाहर निकल गए। उन्होंने हैग्रिड की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, अंदर आ जाओ। हैग्रिड अपनी लकड़ी की टेबल के पास शर्ट पहने बैठा था। कुत्ता फैंग उसकी गोद में सिर रखे था। वो समझ गए हैग्रिड ने बहुत शराब पी ली है। उसके सामने जस्ते का जग रखा था जो बाल्टी जितना बड़ा था। उन्हें पहचानने के बाद वो भारी आवाज में बोला, हमें लगता है रिकॉर्ड होगा, हॉगवर्ट्स में आज तक किसी टीचर को पहले ही दिन नहीं निकाला गया होगा। हरमाइनी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें निकाला तो नहीं गया है हैग्रिड? अब तक तो नहीं निकाला है, लेकिन ये सिर्फ वक्त की बात है। मेलफॉय की चोट के बाद। वो कैसा है? रॉन ने पूछा। चोट गंभीर तो नहीं थी। मैडम पॉम्फ्री से जितना हो सकता था उन्होंने कर दिया है, लेकिन मेलफॉय इसके बाद भी दर्द की शिकायत कर रहा था, कराह रहा था। वो नाटक कर रहा है। मैडम पॉम्फ्री किसी भी चोट को ठीक कर सकती हैं। पिछले ही साल उन्होंने मेरी आधी हड्डियां दोबारा उगाई थी। मेलफॉय इस घटना को तूल देकर फायदा उठाना चाहता है। जाहिर है स्कूल के गवर्नरों को पता चल गया है, हैग्रिड ने दुखी स्वर में कहा। उनका विचार था हमने पहले ही दिन बड़ा पाठ रख दिया था, हमें गरुड़ अश्वबाद में पढ़ाना चाहिए था। इसके बजाय हमें फ्लावर वर्म्स या ऐसी कोई चीज पढ़ाना चाहिए थी। हमने तो बस सोचा था कि पहली क्लास दिलचस्प होनी चाहिए। सारी गलती हमारी ही थी। सारी गलती मेलफॉय की थी हैग्रिड, हरमाइनी ने कहा। हम उस घटना के गवाह हैं। तुमने कहा था कि अगर गरुड़ अश्वों का अपमान किया जाए तो वो हमला कर देते हैं। हम डंबलडोर को सच्चाई बताएंगे। हाँ, चिंता मत करो हैग्रिड, हम तुम्हारा पक्ष लेंगे, रॉन बोला।
हैग्रिड की बीटल जैसी काली आंखों से आंसू बह निकले। उसने हैरी और रॉन को गले लगा लिया, जिससे उनकी हड्डियां टूटते टूटते बची। हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा, मैं सोचती हूँ तुमने बहुत पी ली है हैग्रिड। उसने टेबल पर से जग उठाया और बाहर जाकर खाली कर दिया। शायद वो ठीक कहती है, हैग्रिड ने हैरी और रॉन को छोड़ते हुए कहा। वे दोनों लड़खड़ाते हुए दूर चले गए और पसलियां मलने लगे। हैग्रिड कुर्सी से जैसे तैसे उठा, डगमगाते कमरों से हरमाइनी के पीछे बाहर गया। उन्हें एक छपाक की जोरदार आवाज आई। उसने क्या किया? हैरी ने घबराते हुए पूछा जब हरमाइनी खाली जग लेकर अंदर आई। अपना सिर पानी की बाल्टी में डाला है, हरमाइनी ने जग को रखते हुए कहा। हैग्रिड जब अपनी आंखों से पानी पोंछकर वापस लौटा तो उसके लंबे बाल और दाढ़ी गीली थी। उसने अपने सिर को किसी कुत्ते की तरह हिलाया और सब पर पानी की बौछार कर दी। ये अच्छा हुआ कि तुम लोग हमसे मिलने आ गए, सचमुच। फिर हैग्रिड ने हैरी को घूरा, जैसे उसे अभी ये एहसास हुआ हो कि वो यहाँ पर था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गरजते हुए पूछा। वो अचानक गरजा था, इसलिए वो सब हवा में एक फुट उछल गए। अंधेरा होने के बाद तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए हैरी, और तुम दोनों, तुमने उसे बाहर निकलने दिया। हैग्रिड ने हैरी के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ा, खींचते हुए दरवाजे तक ले गया। गुस्से से कहा, चलो, हम तुम लोगों को स्कूल छोड़ने चल रहे हैं। अंधेरा होने के बाद फिर हमसे मिलने मत आना।